हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीएससी 142 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। जैसे कि गाइज आप सभी को पता ही होगा कि इससे पहले और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है बीपीएससी 142 का। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीपीएससी 142 के नेम से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया वो ऊपर में मिल जाएगा। आप सभी उस लिंक से आसानी तरीके से जाके सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। उस सारे के सारे क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की सेशन में हम लोग 2 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए, जैसे कि पहला सवाल आपका रहेगा, नेहरूवादी आम सहमति पर चर्चा करें। यानी नेहरू के द्वारा जो आम सहमति पर जो कथन दी गई थी, जो बातें कही थी, उस पर चर्चा करने के लिए देखा जाएगा, ठीक है ना। इसमें चलिए देखिए, विदेश नीति पर नेहरूवादी सर्वसम्मति राष्ट्र राज्यों की संपूर्णता बनाए रखने, साम्राज्यवाद विरोधी, सकारात्मक तटस्थता, आपसी शांति और हस्तक्षेप जैसे आदर्शों पर आधारित थी। ये जो है विदेश नीति पर जो गांधी जी ने जो बात दिए थे, कथन दिए थे, जो नियम दिए थे, कानून दिए थे, उन्होंने वो जो है उस सारे के सारे राष्ट्रों की सर्वसम्मति पर, यानी कि सभी देशों के इकट्ठा और सम्मति के अनुसार उन्होंने उसके समूर्ता बनाए रखने के लिए, साम्राज्यवाद विरोधी के लिए, उसके सकारात्मक मतलब पॉजिटिव तटस्थता के लिए, और आपसी शांति और हस्तक्षेप जैसे आदर्शों पर आधारित थी। इन सभी चीज़ों के पर आधारित थी ये नेहरूवादी का जो भी बातें थी, ठीक है। उसके बाद ध्यान दें कि यद्यपि नेहरू को घरेलू राजनीतिक और आर्थिक शासन के सभी क्षेत्रों पर आम सहमति बनाने के लिए विविध हितों को समायोजित करना पड़ा था। यानी कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो नेहरू ने घरेलू यानी घर की जो है अपने देश के लिए राजनीतिक और आर्थिक शासन के सभी क्षेत्रों पर सहमति जो दिए थे, जो कानून बनाए थे अपने देश के लिए, जो घरेलू अपने देश के अंदर जो है वो नियम कानून आर्थिक शासन के लिए, राजनीतिक के लिए, तो उस पर सहमति बनाए रखने के लिए अनेक हितों को जो है समायोजित किया गया था। सभी चीज़ों को सामाजिक मतलब मिलाकर उन्होंने इस पर कथन दिया था। वे विदेश नीति बनाने में अपेक्षाकृत अप्रतिबंधित थे, ठीक है, विदेश नीति बनाने में वो अप्रतिबंधित थे। और आगे कहा जाता है, नेहरूवादी समाजवाद और केंद्र योजना पर आम सहमति 5 कारकों के माध्यम से बनाई गई थी। ये नेहरूवादी जो है समाजवाद के लिए जो है और केंद्र योजना के लिए टोटल 5 सिद्धांत के तहत जो है उन्होंने ये योजना बनाई थी, नेहरूवादी योजना, ठीक है ना। जिस तरह से पंचशील समझौता के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में हम लोग देखे थे पंचशील समझौता, जिसमें 5 सिद्धांत दिए थे। उसी तरह जो नेहरूवादियों में टोटल 5 सिद्धांत दिए थे, 5 माध्यम बताए थे, उसके माध्यम से ही ये नेहरूवादी बना। देखिए, पहला है आपका एक राष्ट्रीय दर्शन के निर्माण के नेहरू प्रयास के उत्पाद के रूप में राजनीतिक समीकरण। पहला कहता है राष्ट्र के दर्शन के लिए जो निर्माण के लिए जो ना नेहरू जो प्रयास किए थे, उसके उत्पाद में राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक तरीके से वो समीकरण बनाया गया था, ठीक है। देखिए, इसको आप जो है ऐसे, जैसे इसमें एक ही टाइप से लिख दिया है, इसे ऐसे करके आप जो पॉइंट वाइज लिख देना, एक का पूरा लिख देना, 2 का ऐसे, 3 ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप लिखना आंसर। ओके, चलिए इसमें देखते हैं। सेकेंड में आपका रहेगा गरीबी और अविकसितता जैसी राष्ट्रीय समस्याएं राज्य की सक्रियता की मांग करती है। जैसे कि गरीबी और जो है जो विकास नहीं किया, जो विकसित नहीं है, उसके लिए जो उस देश के लिए, उस राष्ट्र के लिए जो समस्याएं हैं, उसकी सक्रियता के लिए, उसकी जो है ना, उसकी निवारण के लिए उसकी मांगे करती है, ठीक है। ये कहा जा रहा है। नहीं, पहला में कहता है कि राष्ट्रीय दर्शन के निर्माण के लिए नेहरू प्रयास के उत्पाद में राजनीतिक समीकरण, यानी राजनीति के माध्यम से वो समीकरण करेगा और नेहरू निर्माण के जो बातें हैं उसके उत्पाद के लिए। उसका सेकंड में कहता है गरीबी और अविकसितता जैसी राष्ट्रीय समस्याएं राज्य की सक्रियता की मांग करती है। यानी कि गरीबी, जो गरीब देश है, जो विकसित नहीं, जो अविकसित देश हैं, उसके राष्ट्रों के लिए जो विकसित करने की जो समस्याएं आती है, उसको सक्रियता की मांग करने, उसकी समस्या को हल करने की कोशिश करती है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका औद्योगिकरण के लिए आवश्यक इनपुट के लिए केंद्र राज्य की नवजात और औद्योगिक पूंजीवाद वर्ग की निर्भरता। यानी कि औद्योगिकरण के लिए जो भी आवश्यक इनपुट, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, उसके लिए केंद्र सेंट्रल स्टेट पर नवजात औषधीय पूंजीपति वर्ग पर निर्भरता की थी। उसका चौथा रहेगा आपका एक सफल कहानी के रूप में सोवियत संघ की उपस्थिति एवं केंद्र नियोजित कमांड अर्थव्यवस्था के गुणों को प्रदर्शित करती है। एक सफल स्टोरी की टाइप के जो ना सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में जो है ना, ये सोवियत संघ की उपस्थिति जो प्रेजेंट में जो है आपका वो केंद्र नियोजित कमांड अर्थव्यवस्था के गुणों को प्रदर्शित करती है। उसके नेक्स्ट और लास्ट है आपका विकासशील देशों के लिए एक विकसित प्रतिमान के रूप में, एक केंद्र के रूप में नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में समकालीन शैक्षणिक सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद आगे है, ये सभी 5 पॉइंट आपका रहा। उसके बाद आगे कहा जाता है सामान्य बोलचाल में केवल वैचारिक सहमति, जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता को मिलाकर, यानी जो समाज में जो ना जनरल तरीके से जो बोलचाल होती है, इन सभी चीज़ों को मिलाकर
मिलाकर नेहरूवादी सर्वसम्मति के तहत चर्चा की जाती है। यानी नेहरूवादी जो है ना, उन्होंने क्या कहता, जो समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, गुटनिरपेक्षता, इन तीनों को मिला करके उन्होंने समाज में ना वो जो है नेहरूवादी कथन दिया था वो, ठीक है। उसके हालांकि एक अन्य घटक है जिसे संस्थागत सहमति, यानी जिसे सहमति कहा जाता है, कोठारी 1969 में ये लागू किया गया था, जिसे संस्थागत सहकारी सहमति कहा जाता है, ठीक है। पार्टी प्रणाली और संघीय व्यवस्था के इर्द गिर्द संस्थागत सहमति व्यक्त की गई थी। पार्टी प्रणाली के लिए और संघीय व्यवस्था के लिए जो है इसके आसपास जो है कि यही सहमति, संस्थागत सहमति व्यक्त की गई थी, जिसको कोठारी भी कहा जाता है 1969 ईस्वी में, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पार्टी रहित लोकतंत्र के गांधीवादी मॉडल की अस्वीकृति पर एक पूर्व निष्कर्ष था। यानी स्वतंत्रता के बाद जो है, जब स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद जो है ना पार्टियों के लिए लोकतंत्र के गांधीवादी मॉडल की अस्वीकृति पर पहले ही निष्कर्ष मिल गया था, पहले ही ये निर्णय लिया गया था। और इस प्रकार पार्टी प्रणाली पर नेहरूवादी सर्वसम्मति ने वेस्टमिनिस्टर शैली के संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर आकार लिया। जैसे देखें, ये इस पार्टी के लिए जो ना पार्टी पर जो नेहरूवादी सर्वसम्मति ने, लेकिन नेहरूवादी सर्वसम्मति मतलब क्या, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद समाजवाद, गुटनिरपेक्षता, ये सभी चीज़ों को मिलाने के बाद नेहरूवादी हुआ था, ठीक है। उसमें जो ना वेस्टमिनिस्टर शैली, वेस्टमिनिस्टर क्या है, देखिए लंदन में एक जगह है वेस्टमिनिस्टर, वहाँ पर ये जो ना ये शैली लागू किया गया था, जैसे में लोकतंत्र के लिए बनाया गया था, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र। तो वही कहा जाता है, इसमें भी सर्वसम्मति ने वेस्टमिनिस्टर शैली के संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर आकार ले लिया था। ये लंदन के भीतर जो है ना वेस्टमिनिस्टर के रूप में, संसदीय लोकतंत्र के रूप में इन्होंने आकार ले लिया था। आम सहमति कांग्रेस पार्टी को संस्थागत मान्यता और भारतीय समाज की विविधता के समायोजन का एक सच्चा मॉडल बनाने के पक्ष में भी था। आम सहमति कांग्रेस पार्टी जो थी उसको संस्थागत मान्यता के लिए और भारतीय समाज की विविधता के लिए जो समायोजन का एक सही तरीके से सच्चा मॉडल बनाने का पक्ष में था, ठीक है। उसके आगे कहा जाए, एक मध्यमार्गी, सभी समावेशी, सहमति और विकेंद्रीकरण पार्टी संरचना में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। जैसे जो ना मध्यमार्गी हो गया, सभी समावेशी हो गया, सहमति हो गया, इन सभी चीज़ों को उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं प्रदान की थी, जैसे कि विविध हितों, समूहों और विचारधाराओं, बाएं और दाएं से कि आवास और उनके साथ मतभेदों पर बातचीत करना, और विपक्ष अभिव्यक्ति के अधिकारों को सम्मानजनक मान्यता, और देश के शासन के विपक्षी सांसदों को शामिल करना, राज्य स्तरीय राजनीतिक अधिकारियों को राजनीतिक नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने और अपने राज्यों में स्वतंत्र सत्ता आधार रखने की अनुमति देना। उसके बाद और राज्य स्तर पर पार्टी नेतृत्व के चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ये सभी बातें, ये सभी पॉइंट बताया गया है इसके माध्यम से, जो है ना इसको ऐड किया गया है, ठीक है। जैसे बताया गया ये पॉइंट, जैसे लास्ट में आपका राज्य स्तर पर पार्टी नेतृत्व के चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। और सर्वसम्मति की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि उपयुक्त सुविधाओं में कोई भी किसी भी मामले में केंद्र और सरकार के अधिकार को कम नहीं क्या करना चाहिए। तो इसके बाद कहता है, इसके सर्वसम्मति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि जो भी है इसमें सुविधाएं दी गई थी उसके मामलों में जो ना केंद्र सरकार के अधिकार को कोई भी कम नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये आपका रहा आपका नेहरूवादी विचारधारा, ये था नेहरूवादी विचारधारा के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, बेल्ट और रोड प्रकरण क्या है, समझाइए। बेल्ट और रोड प्रकरण क्या है, इसको समझना है, इसको देखना है। इसमें कहता है कि एशियाई बैंक ADB, एशियाई बैंक के अनुसार एशिया को 2030 तक अनुमानित 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के अंतर का सामना करना पड़ता है। यानी कि इसमें कहा जाता है एशियाई बैंक जो है, एशियाई विश्व बैंक जो है, उसके अनुसार एशिया को लगभग 2030 तक जो है इसमें लगभग 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो है इसमें वित्त पोषण के साथ अंतर का सामना करना पड़ता है। ये एशियाई बैंक के अनुसार कहा जाता है। उसके बाद इस अंतर को दूर करने के लिए विभिन्न क्षेत्र और उप क्षेत्र पहलों का उद्देश्य एशिया के भीतर बेहतर परिवहन संपर्क विकसित करना है। ये जो है इस अंतर को दूर करने के लिए, जो इतनी अंतर दूर है, यानी 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर है, उसको जो ना दूर करने के लिए विभिन्न क्षेत्र, यानी अलग अलग क्षेत्र और उप क्षेत्र जो उसके छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उसको पहला उद्देश्य एशिया के भीतर बेहतर परिवहन के संदर्भ में विकसित करना है। इन सभी जैसे क्षेत्र हो गया, उसका छोटा छोटा क्षेत्र है, इनके पहलों के उसके उद्देश्य के लिए जो है एशिया के भीतर जो भी इस क्षेत्र हैं उसके लिए बेहतर परिवहन हो गया, उसके संपर्क को विकसित करना है। इसमें शामिल है जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ASEAN कनेक्टिविटी पहल, उसके बाद मध्य एशिया क्षेत्र सहयोग आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, उसके बाद ग्रेटर मैकान उप क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम, दक्षिण एशियाई उप क्षेत्र आर्थिक सहयोग कार्यक्रम और बेल्ट एंड रोड कनेक्टिविटी, ये सब जो ना आपका इसमें शामिल किया गया है। ये जो इसका बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इसको
तो ये सभी संस्थानों को इसमें शामिल किया गया था ताकि इसके अंतर जो है जैसे 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इसके बीच में जो भी इतनी अंतर है उसको कम कर सके, इसके उद्देश्य के लिए इन सभी संस्थाओं को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जाता है BRI एवं अंतर महाद्वीपीय दीर्घकालीन नीति और निवेश कार्यक्रम है। ये जो है BRI एवं वो अंतर महाद्वीपीय दीर्घकालीन नीति और निवेश कार्यक्रम है, जिसका जो है इसका उद्देश्य क्या है, ऐतिहासिक सिल्क रोड के मार्ग के साथ देशों के आर्थिक एकीकरण के बुनियादी ढांचे के विकास और त्वरण को बढ़ावा देना। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है, इसके जो सिल्क रोड हैं इसमें जो है जो भी मार्ग हैं उसके देशों के लिए आर्थिक एकीकरण के बुनियादी को जो विकास करना, इसमें जो भी बुनियादी ढांचे होंगे उसमें प्रोग्रेस करना, इसको त्वरण में जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। और इसका पहल का अनावरण यानी इसका जो शुरुआत जो है 2013 में चीन के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। तभी 2013 ईस्वी में चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो पहला अनावरण, इसकी शुरुआत जो है 2013 में चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया गया था और 2016 तक इसे OBOR वन बेल्ट वन रोड के रूप में जाना जाता है। वन बेल्ट वन रोड के रूप से जाना जाता है 2016, यानी 2013 ईस्वी में शी जिनपिंग ने इसको लागू किया। उसके बाद 2016 तक जो है इसका नाम चेंज करके वन बेल्ट वन रोड के नाम से मतलब परिवर्तित कर दिया गया। और 28 मार्च 2015 को राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग, विदेश मंत्रालय और पीपुल रिपब्लिक के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बेल्ट एंड रोड पहल की आधिकारिक रूपरेखा जारी की गई थी। इन सभी संस्थाओं के माध्यम से 28 मार्च 2015 को जो है जैसे आपका सुधार आयोग हो गया, उसके बाद विदेश मंत्रालय हो गया और उसके बाद पीपुल रिपब्लिक, ये सभी संस्था इस पर मिलकर जो है ना इसके एक आधिकारिक रूपरेखा जारी किया, इसके बारे में मानचित्र बनाया, उसके बारे में इसके संगठन के रूप में बातचीत की। चीन की PRC राज्य परिषद के प्राधिकरण के साथ चीन के साथ ये सभी जो भी संस्थान है इसके साथ मिलकर इसकी एक आधिकारिक रूपरेखा तैयार किया था। उसके बाद बेल्ट एंड रोड पहल का उद्देश्य क्या है उसके बारे में देखिए। बेल्ट एंड रोड बनाने के क्या उद्देश्य थे, जैसे शी जिनपिंग ने ही 2013 में इसको शुरुआत किया था और उसके बाद धीरे धीरे जो है 2016 तक इसका नाम चेंज कर दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे इसमें बहुत सारे संस्थान जुड़ गए जो चीन के साथ इसमें बातचीत वार्तालाप किया, उसके एकाधिक रूपरेखा प्रदान की। तो उसी में जो उद्देश्य क्या था उसके बारे में देखते हैं। आधिकारिक रूपरेखा के अनुसार यानी आधिकारिक रूपरेखा के अनुसार कहा इसका उद्देश्य क्या था। BRI का उद्देश्य एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी महाद्वीपों और उनके आसपास के समुद्रों की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, यानी कि इसके अनुसार आधिकारिक रूपरेखा के अनुसार BRI का उद्देश्य ये था कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, ये सभी तीनों तीनों महाद्वीपों के जो है ना आसपास के जितने भी समुद्र हैं उसको जो एक दूसरे को जोड़ने का बढ़ावा देना था, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। उसके बाद बेल्ट एंड रोड के साथ देशों के बीच साझेदारी स्थापित करना, इसके बीच जो है ना बेल्ट एंड रोड के साथ जो है देशों को एक दूसरे के साथ साझेदारी स्थापित करना, ओके, और मजबूत करना। सभी आयामी, बहुस्तरीय और समग्र कनेक्टिविटी स्थापित करना, ये सभी जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते थे, मजबूत स्थिति बनाना चाहते थे, सभी आयाम को एक साथ जोड़ना चाहते थे। उसके बाद बहुस्तरीय को एक साथ समग्र किया जाता, ये मतलब इसमें कनेक्टिविटी को स्थापित करना मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद नेटवर्क और इन देशों में विविध स्वतंत्र, संतुलित और सतत विकास का एहसास, ओके। उसके बाद कहता है कि एक वैश्विक पहल है। BRI जो है एक विश्व के स्तर पर पहल है, लेकिन ऐतिहासिक सिल्क रोड पर निर्माण की अपनी प्रकृति से एशिया, पूर्व अफ्रीका, पूर्व यूरोप एवं मध्य पूर्व के देशों पर एक प्रमुख ध्यान केंद्रित करता है। ये BRI जो है वो वैश्विक पहल है, लेकिन जो ऐतिहासिक तौर पर कहा जाता है कि जो सिल्क रोड का निर्माण हुई उसमें जो अपनी प्रकृति से जैसे एशिया हो गया, पूर्व अफ्रीका हो गया, पूर्व यूरोप हो गया और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। जो मुख्य रूप से उभरते बाजारों से बना क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से जो बाजार बने हैं, उभरते बाजार बने हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद बेल्ट एवं रोड पोर्टल के अनुसार वर्तमान में 71 देश इस पहल में भाग ले रहे हैं। यानी बेल्ट एंड रोड में जो है ना इसमें जो है टोटल 71 देश शामिल हो रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। उसमें आगे कह रहा है कि जो दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद के 1/3 से अधिक और दुनिया के 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो पूरा दुनिया का सकल घरेलू उत्पाद के लिए 1/3 से अधिक और उसके बाद 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व कर। उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनेक्टिविटी को दो पहल जोड़ती है। इसमें दो पहल को एक साथ जोड़ती है। उसमें पहला है आपका भूमि आधारित शिल्प और रोड आर्थिक बेल्ट, जिसमें
विकास गलियारे शामिल हैं, यानी कि सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट में जो है टोटल 6 विकास जो है ना गलियारे शामिल हैं। उसके बाद है आपका दूसरा 21वीं सदी तक समुद्री रेशम मार्ग। ओके, ये दोनों दो पहाड़ को एक साथ जोड़ती है बेल्ट एवं रोड कनेक्टिविटी में। ओके, उसके बाद है इसके अतिरिक्त नक्शा उत्तरी समुद्री मार्ग का जिक्र करते हैं। इसके अतिरिक्त तो इसके अलावा जो है ना एक और भी समुद्री मार्ग हैं जिसे नक्शा उत्तरी समुद्री मार्ग को भी एक साथ जोड़ती है, इसका जिक्र करती है, इसकी चर्चा करते हैं। वे ध्रुवीय रेशम मार्ग को दर्शाता है, यानी कि नक्शा उत्तरी मार्ग के द्वारा जो चर्चा करने के साथ साथ जो है ना ये ध्रुवीय मार्ग को भी दर्शाता है। ओके, और जैसा कि चीन की आर्कटिक नीति में आधिकारिक रूप का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये चीन के जो आर्कटिक नीति थी उसमें आधिकारिक रूप से इसका चर्चा किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो अब यही हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी। इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन को इस सेशन में देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसे कि नेक्स्ट सेशन में आएगा ये सिंधु जल संधि पर एक टिप्पणी लिखें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग 2 क्वेश्चन को देखें और दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आप सभी एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेना। ओके, और यदि जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर हिट करना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट सेशन अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।